दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। आज मैं आपको एक ऐसे मैन ईटर गुलदार की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसने कि जो साउथ अल्मोड़ा है, साउथ अल्मोड़ा जो कि उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां का जो मोले खाल का इलाका है और शशि खाल का जो इलाका है और पल्ला साल का जो एरिया है, उसके आसपास सराउंडिंग जो गांव थे, वहां पर वो जो लेपर्ड था, वो गुलदार था, वो एक्टिव हुआ था। और उस गुलदार ने वहां पर इतना ज्यादा टेरर फैला दिया था कि गांव की जो सड़कें थी, जो पगडंडियां थी एक दूसरे को जो जो कनेक्ट करती थी, वे अंधेरा होते ही सूनी पड़ जाती थी और गांव वाले शाम को निकलने से डरते थे। और वो जो मैनीटर गुलदार था, वो किस प्रकार से मारा गया वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। और इस गुलदार के मैनीटर बनने का कारण ये बताया जाता है कि वहां से जो रामगंगा नदी है, वही रामगंगा नदी जो कि प्रसिद्ध नदी है, जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर से बहकर निकलती है और आगे जाकर के कालागढ़ डैम बनाती है, बाद में फाइनली वो गंगा में जाकर मिल जाती है। वही रामगंगा नदी में बहकर आने वाली जो डेड बॉडीज थी इंसानों की, उनको खाकर वो मैनीटर बना था, ऐसा उस शिकारी के द्वारा बताया जाता है, जिस शिकारी ने इस मैनीटर गुलदार का शिकार किया था। 10 फरवरी सन 1985 की बात है। सकरकोला गांव का एक लड़का जिसकी उम्र 14-15 साल की थी और वो अपने 2 और टीन एजर साथियों के साथ में सकरकोला गांव में ही रहने वाले जो टीचर थे, उनका नाम था हयात सिंह, उनके घर में टेलीविजन पर प्रोग्राम देखने के लिए उनके घर गया था। और 7 बजे काफी अंधेरा हो जाता है पहाड़ी इलाकों में, लेकिन ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं थी। और जो गांव के जो मकान होते हैं वो बिल्कुल शहरों की तरह पास पास बिल्कुल मिले नहीं होते, उनके बीच में गैप होता है, कहीं कहीं मिले भी होते हैं, कहीं कहीं उनके बीच में 100, 200, 300 फीट का फर्क होता है। और ये 3 लड़के रात के 9 बजे जो हयात सिंह टीचर थे, उनके घर से प्रोग्राम को देख करके घर वापस आ रहे थे। और जो दीवान सिंह है, उसका जो घर था वो करीब करीब 200 फीट दूर था। 50-60 फीट जाने के बाद में वो जो उसके 2 साथी थे टीनेजर लड़के, वो अपने घर की तरफ मुड़ गए। और उसके बाद में जो दीवान सिंह था वो अकेला ही रह गया और अपने घर की तरफ जाने लगा। उसके हाथ में 2 साल की एक टार्च थी। और उस इलाके में एक जो लेपर्ड था, वो शाम को ही 5 बजे एक ऊंची जगह पर बैठ करके सकरकोला गांव में ही मौके की तलाश में था। कोई कुत्ता मिल जाए या कोई बकरा मिल जाए या कोई भैंस का कोई बच्चा मिल जाए, उसकी फिराक में था वो। और अमूमन ये जो लेपर्ड होते हैं, जो गुलदार होते हैं, ये शाम को किसी ऊंची जगह पर जाकर के बैठ जाते हैं। इनकी दृष्टि बहुत तेज होती है, जितना ये रात को देख सकते हैं उतना ही बढ़िया ये दिन में देख सकते हैं। तो ऊंची जगह पर बैठ करके वो अपनी पहले शिकार की जगह को चुनते हैं, देखते हैं। और वो इंसान की आदतों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो इंसान है वो दिन में एक्टिव रहते हैं और रात को वो एक्टिव नहीं होते। जैसे जैसे रात बढ़ती है, शाम का अंधेरा गहराता जाता है, तो गुलदार आगे को बढ़ता है। ठीक ऐसा ही इस मोले खाल के मैनीटर गुलदार ने, जो इसकी ये पहली वारदात थी, इसने करी। और जैसे ही अंधेरा हुआ तो ये सकरकोला गांव की तरफ अपने शिकार की तलाश में आगे बढ़ा। जब वो उस गली में से जा रहा था, उस सड़क से जा रहा था, जो छोटी सी एक सड़क थी जो गांव के बीच में से घूमती हुई जाती थी, वहां पर उसने इन 3 लड़कों को जाते हुए देखा। तो वो गुलदार इनके पीछे ही हो लिया। अक्सर जो गुलदार होते हैं वो आसान शिकार की तलाश में रहते हैं, बड़े शिकार को वो नहीं चुनते, वो छोटे शिकार को ही पकड़ने की कोशिश करते हैं जब तक वो बहुत ज्यादा भूखे ना हो या जोड़े में हो। अगर जोड़े में जो गुलदार होता है तो वो बड़े शिकार को ही पकड़ लेता है, या बहुत ज्यादा जब भूखा होता है तब भी वो बड़े शिकार को पकड़ने की कोशिश करता है और अक्सर पकड़ भी लेता है। तो यहाँ पर उस गुलदार ने इन तीनों लड़कों का पीछा किया, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये तीनों आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। जो प्रोग्राम इन्होंने देखा था उसके ऊपर डिस्कशन करते हुए जा रहे थे। और जब वो इसके दोनों साथी अपने घर की तरफ मुड़ गए और दीवान सिंह अकेला रह गया, तो गुलदार को अवसर मिल गया और गुलदार बड़ी तेजी से उसके पीछे पीछे चला। जो दीवान सिंह था वो बीच बीच में टार्च जला करके देख लेता था रास्ते को। तो इससे जो गुलदार था उसका जो पीछा करने में जो उसकी जो एकाग्रता थी वो भंग हो रही थी बार बार, लेकिन उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। और जब आगे जाकर के राइट साइड में
सीढ़ियां चढ़ती थी, 10-12 सीढ़ियां थी जो दीवान सिंह के घर को जाती थी। और जैसे ही दीवान सिंह ने पहली सीढ़ी को पार करके दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, गुलदार बड़ी तेजी से पीछे से आया और उसने उस लपक करके उसकी टांग को पकड़ लिया। और जब उसने गुलदार ने दीवान सिंह की टांग को पकड़ लिया तो उसको दांतों की चुभन महसूस हुई। तो दीवान सिंह ने पहले सोचा कि शायद कोई गली का कुत्ता होगा जो कि बाइट कर रहा है, जो पकड़ रहा है। और जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी पीछे को मारी और देखा कि गुलदार ने उसकी टांग को पकड़ रखा है और नीचे की तरफ खींच रहा है, तो वो जो दीवान सिंह था वो जोरों से चिल्लाया, बाघ बाघ बाघ। ये जो दोस्तों, ये जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर लेपर्ड को, तेंदुए को, गुलदार को बाघ बोला जाता है और टाइगर को शेर बोला जाता है। और जब वो जोरों से बाघ बाघ चिल्लाया तो घर का जो आंगन था ऊपर 7-8 फीट की ऊंचाई पर, वहां पर दीवान सिंह का जो ताऊ था वो बैठा हुक्का पी रहा था। और उसकी जो ताई थी वो भी वहीं बैठी खाना खा रही थी। उन्होंने जब आवाज सुनी तो वो बाघ बाघ की जब आवाज सुनी तो वो तेजी से सीढ़ियां उतर करके नीचे की तरफ भागे। और इतने में जो दीवान सिंह की माँ थी, जो उसकी मदर थी, उसको भी शोर सुनाई दिया तो वो भी तेजी से भागी उसी दिशा की तरफ। लेकिन वो जो गुलदार था तब तक दीवान सिंह को घसीट करके नीचे गिरा चुका था और उसकी टांग को पकड़ करके घसीट करके वो नीचे खेतों की तरफ ले गया। और उस गुलदार को जाते हुए जो दीवान सिंह का ताऊ था उसने देख लिया था। ये तीनों जने बड़े जोरों से शोर मचाते हुए उसी दिशा की तरफ गए जिस दिशा की तरफ बाघ दीवान सिंह को टांग से खींच करके लेकर गया था। और जो दीवान सिंह था वो कोई 5-6 वर्ष का छोटा बच्चा नहीं था, वो 14-15 साल का वो टीनेजर था। उसमें एक आम इंसान के मुकाबले टीन एज की उम्र में ज्यादा फुर्ती होती है। तो गुलदार उसका गला पकड़ना चाहता था और वो टांग को घसीट करके जब वो खेतों में ले गया और उसने टांग को छोड़ा, टांग को छोड़ करके जब उसने उसका गला पकड़ने की कोशिश की दीवान सिंह की, तो दीवान सिंह तुरंत खड़ा हो गया। और जब दीवान सिंह तुरंत खड़ा हो गया और जोरों से दोबारा से दीवान सिंह चिल्लाया और गुलदार ने देखा कि शिकार तो खड़ा हो गया है, तो गुलदार ने दोबारा से उसकी टांग को पकड़ा और पकड़ करके उसको फिर जोरों से घसीटा। और गुलदार इससे पहले कि उसके गले को पकड़ता और उसको मारता या उसको कोई बहुत बुरी तरह से इंजर्ड करता, इतने में उसको जो ताऊ था और जो ताई थी और जो उसकी मॉम थी, मदर, वो वहां पर घटनास्थल पर पहुंच गए। और उनको अपनी तरफ आते देखकर वो गुलदार था वो दीवान सिंह को छोड़ करके जंगल की तरफ भाग गया। और गांव में शोर तो मच गया था क्योंकि ये जो ताऊ थे और ताई थे, जो मदर थी दीवान सिंह की, वो शोर मचाते हुए आए थे। तो 3-4 जो पड़ोसी थे, उनका जो पड़ोसी था तुलाराम, जिसका घर करीब 30-40 फीट की दूरी पर था, वो भी अपने घर से और उसके और जो दूसरे लोग परिवार के थे वो भी उसी दिशा की तरफ आ गए। और गुलदार को मौका मिल गया। गुलदार एक बड़ा चक्कर काट करके तुलाराम के घर में गया और उसके आंगन में बंधे हुए बकरे को उठा करके ले गया। 18 फरवरी सन 1985 की बात है। कोटा चामी गांव की रहने वाली सुरूली देवी अपने आंगन में बैठकर शाम का खाना खा रही थी और शाम के करीब उस समय 7 या 7:30 बजे का टाइम था। और सुरूली देवी का जो गांव था, जो कोटा चामी का, वो शुरुआत में ही उसका घर था। दोस्तों, ये जो पहाड़ी जो गांव होते हैं जहां पर कि जो मैन ईटर लेपर्ड एक्टिव हो जाता है, वहां पर जो पहला ही घर पड़ता है गांव का, उसको ज्यादा खतरा होता है बजाय इसके कि जो घर बीच में होते हैं गांव के। तो ये सुरूली देवी का जो गांव था, गांव का घर था, वो गांव के बिल्कुल शुरुआत में ही था। तो गुलदार जब वहां से एंटर हुआ तो उसने सुरूली देवी को आंगन में खाना खाते हुए देखा। हो सकता है सुरूली देवी के बर्तन की कोई आवाज हो गई हो, क्योंकि ये जो लेपर्ड होता है, जो गुलदार होता है, इसकी जो सुनने की पावर होती है वो भी देखने की तरफ बहुत तेज होती है। तो वो सुरूली देवी की दिशा की तरफ बढ़ गया और उसने वहां जा करके एक जो उसके घर की दीवार थी उसको ऊपर चढ़ करके बैठ करके घात लगाई उसने वहां पर। और जब सुरूली देवी खाना खा करके बर्तन को धोने के लिए गई तो गुलदार पीछे से जंप मार के उतरा और उसने सुरूली देवी की गर्दन को सीधा ही पकड़ लिया। और सुरूली देवी को गर्दन को पकड़ करके उसने वो दबा करके बैठ गया। और सुरूली देवी के मुंह से केवल एक बार ही आवाज निकली कि बाघ बाघ, बस
इतना ही उससे आवाज निकली, उसके बाद उसकी आवाज को उस गुलदार के द्वारा दबा दिया गया। और उसके जो हस्बैंड थे उनको आवाज सुनाई पड़ी बर्तन गिरने की। जो सुरुली देवी के हाथ में जो बर्तन थे वो एकदम से जमीन पर गिरे, और उसकी खड़खड़ की जब आवाज हुई तो उसका हस्बैंड अंदर से आया और वो देखने लगा, और उसने देखा कि एक गुलदार उसकी गर्दन दबाए बैठा है। और बड़ी तेजी से उसका जो हस्बैंड था वो दिलेर निकला, और भागने की बजाय वो बड़ी तेजी से गुलदार की तरफ लपका। और गुलदार ने जब उसके हस्बैंड को अपनी तरफ आते देखा तो सुरुली देवी को छोड़ करके गुलदार भाग गया। लेकिन सुरुली देवी को बचाया नहीं जा सका था। गुलदार ने उसको मार तो दिया था लेकिन उसको खा नहीं पाया। जिस प्रकार से दीवान सिंह की जान बच गई थी, लेकिन सुरुली देवी को नहीं बचाया जा सका। और गुलदार के जो केनाइन थे वो उसकी जो बैकबोन है वहां पर घुस करके उन्होंने बैकबोन को तोड़ दिया था, और सांस की नली को भी फाड़ दिया था, और सुरुली देवी की इसकी वजह से डेथ हो गई थी। लेकिन इससे पहले ये जो गुलदार था ये 4-5 इंसानों को मारने की वारदातें कर चुका था, और लगातार ये पालतू जानवरों को भी मार रहा था। और वहां पर इसका एक आतंक फैल गया था, एक टेरर हो गया था। तो जो रामनगर के निदेशक थे उन्होंने इस गुलदार को मारने का ऑर्डर इशू किया। और 1985 में या 1984 में या 1980 के आसपास के समय में जब कोई भी जो बिग कैट, चाहे वो टाइगर है चाहे वो लेपर्ड है, जब वो मैन ईटिंग की स्टार्टिंग कर देते थे तो बड़ी जल्दी ही उनको मैन ईटर डिक्लेयर करके गोली मारने का ऑर्डर जारी कर दिया जाते थे बनिस्बत आज के मुकाबले। आज तो इतनी जल्दी ऑर्डर नहीं कराया जाता, पकड़ने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कई तरह के साइंटिफिक तरीके ऐसे हैं, ड्रोन की हेल्प ली जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल बहुत बढ़िया बेहोशी करने की जो डॉट है वो बड़ी आसानी से बेहोश कर देती है, लेकिन उस समय में मारने का ऑर्डर जल्दी इशू कर दिए जाते थे। तो इसको मारने की जो जिम्मेदारी थी वो प्रसिद्ध शिकारी ठाकुर दत्त जोशी को सौंपी गई। ठाकुर दत्त जोशी अपने 2 साथियों हीरा सिंह और प्रेम वल्लभ के साथ में उस लेपर्ड को मारने के लिए निकल पड़े थे, और उनको नाम का परमिट इशू कर दिया गया था। और ठाकुर दत्त जोशी ने जो सकरकोला गांव था जहां पर कि दीवान सिंह को उस लेपर्ड के द्वारा मारने की कोशिश की गई थी, घायल कर दिया गया था, वहां पर उन्होंने जाकर के अपना पड़ाव डाला। और आसपास के सभी गांव में सूचना भेज दी गई कि कोई भी इस मैन ईटर के द्वारा अगर घटना की जाती है तो हम यहाँ पर ठहरे हुए हैं, हमें यहाँ पर सूचना पहुंचा दी जाए। और दूसरा काम ये उन्होंने किया कि शाम को 5 बजे ही जो ठाकुर दत्त जोशी अपने दोनों साथियों के साथ में गांव की जो वे सड़कें जो एक दूसरे को कनेक्ट करती थी उन पर निकल जाते थे, और वहां पर गश्त करते थे। रात के करीब 11-12 बजे तक वो गश्त करते थे, और उनको लेपर्ड के पगचिन्ह तो मिलते थे, लेकिन उनको लेपर्ड कहीं नजर नहीं आया था। ऐसे ही एक दिन लास्ट संडे था, फरवरी का 1985 की बात है। ठाकुर दत्त जोशी 5-6 किलोमीटर सकरगोला गांव से एक दूसरे गांव की तरफ वो गए थे, और वहां से जब वो वापस सकरगोला की तरफ लौट रहे थे तो वो जो पहाड़ी पगडंडी थी वो 5-7 फीट चौड़ी थी, और उसके एक तरफ पहाड़ी चोटी थी और दूसरी तरफ ढलान बनाती हुई एक जो पहाड़ी थी वो ढलान बनाती हुई नीचे घाटी में चली जाती थी, जहां पर कि गधेरा था। गधेरा मतलब पानी की कोई छोटी सी कोई जलधारा बहती थी, वहां तक वो चली जाती थी 500-700 फीट नीचे तक। और उस पगडंडी पर वो तीनों जने बड़ी सावधानी से चल रहे थे। तो रास्ते में एक जगह लैंडस्लाइड का एक छोटा सा टुकड़ा आया था, जहां पर कि किसी टाइम में लैंडस्लाइड हुई थी, लेकिन बरसात पड़ने की वजह से वो जो लैंडस्लाइड में से जो मिट्टी थी वो बह करके आती थी, और उसकी वजह से एक बारीक मिट्टी की एक कंबल सी, एक तह सी बिछ गई थी उस रास्ते पर। और जब जो जोशी थे जब वहां से वो निकले थे तो वहां पर उनके पगचिन्ह पड़े हुए थे, और जब वो वापस आए तो तब भी उनके पगचिन्ह बने लौटने के भी। और जब वो उस लैंडस्लाइड के टुकड़े को पार करके आगे बढ़ गए और करीब 100-150 फीट जाने के बाद में जो रास्ता था वो दाईं तरफ को मुड़ गया, तभी अचानक पीछे से उसी जगह से जहां पर लैंडस्लाइड थी वहां से एक काकड़ के बोलने की आवाज आने लगी, और उसके बाद खड़खड़ की आवाज आई, और वो जो काकड़ था वो बड़ी तेजी से उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। दोस्तों, ये जो काकड़ होता है ये इंसानों को देखकर भी बोलता है, ये सांप को, अजगर को देखकर भी बोलता है, और ये लेपर्ड और टाइगर को देखकर तो बोलता ही है, ये हर उस जानवर को देखकर बोलता है जिससे उसको खुद को खतरा होता है।
इसलिए वो उसको देख करके पुकारता है और अपने दूसरे साथियों को इसकी सूचना देता है। जो काकड़ है उसकी जो चेतावनी पुकार होती है वो 100% श्योर नहीं होती कि वो टाइगर ही वहां पे होगा या लेपर्ड ही होगा, लेकिन फिर भी शंका तो करनी ही चाहिए, क्योंकि वो टाइगर और लेपर्ड को देखकर भी बोलता है। तो जब वो काकड़ बोला और जो ऊपर की तरफ भागा, तो जो जोशी और उनके जो दो साथी थे वे खड़े हो गए। खड़े होकर के उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था, रास्ता बिल्कुल साफ पड़ा हुआ था। और उन्होंने हल्का हल्का अंधेरा था और उन्होंने टॉर्च मारी वहां पर। तो टॉर्च मारने से रास्ता पूरा एकदम क्लियर साफ हो गया, तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। तो टॉर्चों की रोशनी में वो पीछे की तरफ चलने लगे। और ये जब तीन जने जब भी ये गश्त करते थे, इनमें से एक जना था वो राइट साइड में पहाड़ी की तरफ देखता था, एक जना खड़ी की तरफ देखता था और एक जना सामने और कभी मुड़कर पीछे की तरफ देखता था। इस प्रकार ये गश्त करते थे। और जब वापसी में वो वहां पर उस जगह पर पहुंचे, जब वो पलट के वापस गए, तो वो जो पर्टिकुलर एरिया था जो लैंडस्लाइड यहां से हुई थी, और वो वाले पगमार्क जो इनके जूतों के उस बारीक मिट्टी के ऊपर बने हुए थे, उसके ऊपर ही एक मेल लेपर्ड के पगमार्क बने हुए थे। और उनको देख करके इनके होश उड़ गए कि लेपर्ड कितनी सफाई से इनका पीछा कर रहा था और पता नहीं ना जाने कहां से वो पीछा कर रहा था। और काकड़ ने, जो कि पहाड़ी से नीचे उतर के आ रहा था, उसने उस लेपर्ड को देख लिया और देख करके और उसने चेतावनी की कॉल दी और पलट कर वापस भाग गया। और लेपर्ड की जो सारी योजना थी उस पर पानी फेर दिया और लेपर्ड तुरंत नीचे उतर करके एक किसी झाड़ी में जाकर के छिप गया होगा। लेकिन इस अंधेरे में उसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। तो ये जो तीनों साथी थे, ये अलग अलग होकर के उस रास्ते में करीब 100-150 फीट आगे जाकर के ये अलग सेपरेट हो गए। और जो जोशी थे वो पीछे रह गए। पीछे जानबूझ के उन्होंने एक जाल बनाया कि इस लेपर्ड को मारने की कोशिश की जाए, शायद लेपर्ड आए। और जोशी से आगे करीब 100-150 फीट आगे वो दोनों साथी इसके इनके निकल गए। जो वल्लभ थे वो आगे निकल गए, जो हीरा सिंह थे वो आगे निकल गए। और पूरे 1 घंटे तक वो दोनों जने आगे बैठे रहे और जोशी वहां बैठे रहे पीछे अकेले। लेकिन किसी तरह की कोई चेतावनी की कॉल या किसी तरह का जो लेपर्ड था उसकी कोई एक्टिविटी नहीं हुई। और बाद में वे लोग फिर इकट्ठे हुए और अपने सकरकोला गांव की तरफ वो बढ़ गए। इस प्रकार लेपर्ड को मारने का एक बड़ा ही बेहतरीन अवसर उनके हाथ से निकल गया था। हालांकि वहां पर लेपर्ड के द्वारा भी इनको पर हमला किया जा सकता था। जहां शिकारी दल खड़ा था वहां की जो जमीन थी वो ज्यादा खुली हुई थी और वहां पर उनके ऊपर उस मैन ईटर लेपर्ड का खतरा कम था। लेकिन उस शिकारियों की टोली को अभी खतरा कम नहीं हुआ था उनके ऊपर, क्योंकि उन तीनों के पास यद्यपि बंदूकें थी, उनके पास टॉर्च भी थे। लेकिन लेपर्ड अपना जो हमला है वो अपनी सुविधा के अनुसार करता है, ना कि शिकार की सुविधा के अनुसार। जब लेपर्ड को यह पक्का निश्चय हो जाएगा कि उसका हमला कामयाब हो जाएगा तभी वो हमला करेगा। और अभी शिकारी दल को करीब 2-2.5 किलोमीटर घने जंगलों के बीच में से होकर के जाना था, जहां घना झाड़ झंकार था और वहां उस लेपर्ड का अचानक हमला होने का पूरा डर था। तो ये जो 3-4 किलोमीटर का जो इलाका था वो शिकारी दल ने बड़े, अगर कोई देखता तो वो अपनी हंसी को रोक नहीं सकता था, क्योंकि एक जना तो सामने की तरफ मुंह करके चल रहा था, एक लेफ्ट की तरफ मुंह करके चल रहा था। कभी वो पहाड़ी की तरफ देखता था, पहाड़ी की तरफ, कभी वो नीचे खड़ी की तरफ देखता था। और जो तीसरा जना था, जो जोशी साहब थे, वो उल्टे चल रहे थे और राइफल उन्होंने पकड़ रखी थी और उल्टे पैर वो चल रहे थे। इससे उनकी स्पीड बहुत कम हो गई थी और जो रास्ता वो 1.5-2 घंटे में कर सकते थे, उस रास्ते को पार करने में शिकारियों को करीब करीब 3.5-4 घंटे लग गए। लेकिन ऐसी कोई किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई, किसी तरह की कोई कॉल नहीं आई, ना कोई लेपर्ड का कोई ऐसा साइन मिला और वे कुशल सकरकोला गांव में पहुंच गए। जब वो लोग सकरकोला गांव में पहुंच गए और उसके बाद में वो सोने के लिए चले गए, क्योंकि रात के करीब 1 बजे वो सकरकोला गांव में पहुंचे थे अपने पड़ाव में, और सुबह देर तक वो सोते रहे। और उनकी नींद खोली एक चरवाहे ने आकर के, जो कि चमकाना गांव से भागता हुआ आया था और वो सूचना लेकर के आया था। और शिकारी दल जब उठा सुबह 7 बजे, तो उस चमकाना गांव के चरवाहे ने बताया कि उसकी एक गाय को बिल्कुल अभी अभी एक लेपर्ड के द्वारा मार डाला गया है और लेपर्ड ने उस चरवाहे के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की थी।
और शिकारी दल आनन फानन में फटाफट उठा और तैयार होकर के आधे घंटे में ही उन्होंने अपनी राइफलें ली और उस चरवाहे के साथ में चमकाना की तरफ वो चल पड़ा। और करीब 1.5-2 घंटे का सफर तय करके वे चमकाना गांव में पहुंचे। तो जिस जगह वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव से करीब 100-150 गज की दूरी पर ही वो जो चरवाहा था वो अपनी 4-5 गायों को सुबह 7 बजे के आसपास, 6:30 बजे के आसपास चरा रहा था। लेपर्ड के डर की वजह से वो ज्यादा दूर आगे नहीं गया था, लेकिन जो लेपर्ड था वो गायों के गले में जो बंधी हुई घंटी थी उसकी आवाज से आकर्षित होकर के कहीं आसपास ही था वहां पर, और वो उसी दिशा की तरफ चला आया और उसने एक गाय को पकड़ लिया जिसका रंग सफेद रंग की उसकी गाय थी, उसको पकड़ लिया। और उस गाय को पकड़ कर जब वो मार रहा था तो चरवाहे की निगाह उस लेपर्ड के ऊपर पड़ गई। तो चरवाहा पत्थर मारने लगा और जोरों से शोर मचाने लगा, और उसको इस प्रकार करता देख करके जो लेपर्ड था वो बुरी तरह से ग्राउलिंग करता हुआ चरवाहे की तरफ झपटा, और चरवाहा अपनी जान को लेकर के वापस गांव की तरफ भागा। और इधर लेपर्ड था वो उस गाय को घसीट करके नीचे खेतों की तरफ ले गया। और उधर गांव में ऊपर शोर मच गया, और शोर मचने की वजह से जब गांव वालों ने शोर हल्ला किया, काफी शोर शराबा किया और गायों की दिशा की तरफ वो बढ़े, तो जो लेपर्ड था वो गाय को छोड़ करके भाग गया। और गांव वालों ने उस गाय को छेड़ने की कोई कोशिश नहीं की। उनको मालूम था कि ठाकुर जो जोशी है, जो शिकारी दल है, वो सकरकोला गांव में रुका हुआ है, और तुरंत चरवाहा वहां पर भागता हुआ गया और उनको जाके सूचना दी। और इस प्रकार वहां से जो शिकारी दल था वो चमकाना गांव में आया। उन्होंने देखा कि जो गाय थी वो एक झाड़ियों में छिपी पड़ी थी और केवल उसका थोड़ा सा पिछवाड़ा ही नजर आ रहा था। उस लेपर्ड के द्वारा आधे घंटे के अंदर जितना उस गाय को वो खा सकता था उतना खा करके वो भाग गया था, क्योंकि ऊपर से गांव वाले आ गए थे। और जब लेपर्ड चला गया था तो इतने में कहीं से 15-20 कौवे आ गए, और कुछ कौवे तो नीचे उतर उतर करके गाय गाय में से अपना भोजन ले रहे थे, कुछ कौवे ऊपर मंडरा रहे थे आकाश में, और कुछ कौवे एक वहां पे पेड़ था वहां से 50-60 फीट की दूरी पर उसके ऊपर बैठे हुए थे। और वो जो कौवे थे उनको इस प्रकार जमीन में बैठा दे करके शिकारी दल दूर से ही समझ गया था कि लेपर्ड आसपास कहीं नहीं है, नहीं तो इन कौवे के नीचे उतरने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि जब लेपर्ड अपने शिकार को करता है तो वो उसकी सुरक्षा में कहीं आसपास ही झाड़ियों में छिपा होता है। और दूसरा कोई भी जानवर जब उसको खाने के लिए आता है, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो गीदड़ हो, या कोई और भी तरह का कोई जानवर हो, तो जो लेपर्ड है उनको भगा देता है, उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। लेकिन जिस इत्मीनान से वो कौवे बैठ करके अपना भोजन उस गाय में से कर रहे थे, तो उससे शिकारी दल को दूर से ही पता चल गया था कि यहाँ पे आसपास लेपर्ड नहीं है। इसलिए शिकारी दल वहां पर पहुंचे और जल्दी से उन्होंने उसी पेड़ के ऊपर, जिस पेड़ के ऊपर कौवे बैठे हुए थे, वहां पर एक मचान बांधा, और मचान बांध करके शाम के 4 बजे जो शिकारी दल था अपनी राइफलों के साथ उस मचान पर जाकर के बैठ गया। और धीरे धीरे जो दिन था वो रात में बीतता गया, और रात की जो रानी थी वो धीरे धीरे पूरे पर्वतों पर अपना काला अंधकार बिछा गई। शिकारी दल रात के करीब 8-9 बजे तक उस मचान के ऊपर बैठा रहा, लेकिन किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई, ना कोई किसी तरह की कोई कॉल आई जो कि इस बात की सूचना देती कि लेपर्ड कहीं आसपास है या आ रहा है, और ना ही लेपर्ड वहां पर आया। और रात के 8 बजे एकाएक बारिश और ओले पड़ने लगे, जिसकी वजह से जो शिकारी ऊपर बैठे हुए थे वे भीतर तक भीग गए, गीले हो गए, और उसके बाद उनको मजबूरी में मचान से नीचे उतर कर चमकाना में जाना पड़ा। और चमकाना में जाकर के उन्होंने अपना जो शेल्टर था वहां पर लिया उन्होंने, और उसके बाद में अगले दिन फिर उसी मचान के ऊपर उन्होंने कोशिश की। जब वो उस मचान के ऊपर अगले दिन फिर शाम को 4 बजे जाकर बैठ गए थे, तो शाम के करीब 6 बजे उनको सूचना दी गई कि जो सोली गांव है वहां पर एक किसान 2 बैलों के साथ में आ रहा था, अपने वो वाला रास्ता जो उसके गांव की तरफ जाता था, वो जल्दी जल्दी से अपने गांव में पहुंच जाना चाहता था, क्योंकि अभी दिन का उजाला था। लेकिन इतने में उसने देखा कि उसी रास्ते पर, जिस रास्ते से वो अपने दोनों बैलों को लेकर के जा रहा है, उसी रास्ते से दूसरी तरफ से लेपर्ड चला आ रहा है। और जैसे ही उस किसान ने उस लेपर्ड को आते हुए देखा, तो वो जो बैल थे वे भी बिदक कर भागे, और किसान भी अपनी जान बचा करके वापस उसी दिशा की तरफ भागा जिधर से वो आ रहा था। और एक बैल तो इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो 30-40 फीट नीचे ही कूद गया, और जैसे ही बैल नीचे कूदा अपनी जान बचाने के लिए, उसके ऊपर लेपर्ड भी कूद गया, क्योंकि वो बैल सबसे नजदीक था लेपर्ड के। और पता नहीं वो बैल नीचे गिरने की वजह से मरा या लेपर्ड ने उसे हवा में ही पकड़ लिया,
लेकिन जब शिकारी दल वहां पर पहुंचा तो उन्होंने देखा था कि उस लेपर्ड के जो दांत थे उस बैल के गले में गले हुए थे और उसका काफी जो मीट था वो भी उस लेपर्ड के द्वारा खा लिया गया था। इस प्रकार अब उस मचान के ऊपर बैठना शिकारी दल का बेकार था। तो शिकारी दल दूसरे दिन उस मचान के नीचे से उतर आया था और वहां पर उन बैलों को देखने के लिए गया था। और रात के करीब 10 बज गए इसी चक्कर में। और जो गुलदार था उसको मारने का जो दूसरे तरीकों पर विचार किया जाने लगा। इस प्रकार उस लेपर्ड ने दान सिंह के एक बैल को मार दिया और दूसरा बैल और दान सिंह खुद बच गए थे। इसके बाद में उस लेपर्ड ने 20 मार्च सन 1985 की बात है, जो पाली गांव है उसमें रहने वाली एक दीवान सिंह नाम का, ये वो वाला दीवान सिंह नहीं जो कि टीनेजर पहले एक लड़का था उसको पकड़ा था, ये दीवान सिंह दूसरा वाला दीवान सिंह है। दीवान सिंह की एक बेटी थी जिसकी उम्र करीब 14-15 वर्ष की थी, उसका नाम था खगोती। खगोती अपने आंगन में बैठी खाना खा रही थी चारपाई के ऊपर बैठ करके, और उससे करीब 5-7 कदम की दूरी पर ही उसका जो पिता था वो हुक्का गुड़गुड़ा रहा था और उसने खाना खा लिया था। और जो लेपर्ड था वो अचानक पता नहीं कितनी देर से वो दीवार के ऊपर छत के ऊपर बैठा होगा और बड़ी देर से वो मौके की तलाश में था, लेकिन उसको मौका मिल नहीं रहा था। तो लेपर्ड ने जब देखा कि जो दीवान सिंह है उसका जो ध्यान है वो दूसरी तरफ है, तो लेपर्ड अचानक कूद करके नीचे आया और आते ही उसने खगोती को गर्दन से पकड़ लिया और गर्दन से पकड़ करके वो उसको घसीट करके ले जाने लगा। और खगोती के मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकली और धर पकड़ की जो आवाजें थी वो दीवान सिंह के जब कान में लगी तो उसने देखा कि सामने ही जो लेपर्ड है वो खगोती को पकड़ करके घसीट करके दरवाजे की तरफ ले जा रहा है। तो जो दीवान सिंह था उसने जोरों से शोर मचाया और हुक्का और चिलम उसने फेंक करके उस गुलदार के ऊपर फेंक मारी। जब दूर से उसने उस चिलम को फेंका तो उसमें से चिंगारियां निकली और गुलदार के ऊपर भी पड़ी और गुलदार खगोती को छोड़ करके भाग गया। और जो खगोती थी वो तो मर चुकी थी, क्योंकि जब उसने गर्दन को पकड़ करके उसको घसीटा था, ड्रैग किया था, तो काफी प्रेशर पड़ता है गर्दन पर, कि इंसान की गर्दन काफी नरम और काफी सॉफ्ट होती है। तो खगोती की तो मृत्यु हो चुकी थी। और जो गुलदार था वहां से जब वो भागा तो भाग करके एक दूसरे घर में घुस गया 2-3 घर छोड़ करके, और वहां पर जाकर के उसने बकरे को मार डाला। और जब उसने बकरे को मारा और जब वो उसका रस्सी को काटने की कोशिश कर रहा था तो उसी समय में खगोती को जब वो मार के गया था तो वहां पर शोर मच गया, और शोर मचने की वजह से वो जो बकरे का जो मालिक था वो जब बाहर आया तो उसने देखा कि सामने ही जो गुलदार है वो उसके बकरे को मार रखा है और रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो वो लाठी लेकर के बड़ी जोरों से शोर मचाता हुआ गुलदार की तरफ लपका और गुलदार वहां भी बकरे को छोड़ करके वहां से भागा। वहां से भागकर वो गुलदार बालादत्त के घर में घुस गया और बालादत्त उस समय चूल्हे के पास बैठा खाना खा रहा था और उसकी जो वाइफ थी वो खाना बना रही थी। तो बालादत्त ने जब धम की आवाज सुनी, क्योंकि गुलदार ऊपर जो दीवार थी उससे अंदर कूदा, तो बाला सिंह ने देखा और गुलदार को उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ निकाली और फेंक कर मारी और गुलदार फिर वहां से भी भागा। और इस प्रकार उस गुलदार ने जो पाली गांव था वहां पर अफरा तफरी मचा दी और उसने एक बकरे को भी मार डाला था और खगोती को भी मार डाला था। और इसके बाद में इस सब चीजों की जो सूचना थी वो ठाकुर दत्त जोशी को दी गई और ठाकुर दत्त जोशी ने अब उसी इलाके में आकर के अपना अभियान चलाने की सोची और वहां पर उनके द्वारा पिंजरा भी लगाया गया। पाली गांव के एक सिरे पर ठाकुर दत्त जोशी के द्वारा पिंजरा लगाया गया और जो उस गांव के जो प्रधान थे उनके आंगन में उन्होंने एक सफेद रंग का बकरा बांधा और वहां पर उन्होंने उस गुलदार को मारने की के लिए उस बकरे का इस्तेमाल करने की सोची। और इस बार जो जोशी थे उन्होंने किसी तरह का कोई मचान नहीं बांधा, वो जो वहां के प्रधान थे पाली गांव के उनके घर में ही एक खिड़की में बैठ गए और सामने आंगन में उन्होंने बकरे को बांध दिया और एक उन्होंने पिंजरा उस गांव के एक सिरे पर रखा था और वहां भी एक बकरे को बांध दिया। और जो गुलदार था वो रात को प्रधान के घर में आया और बड़ी देर से वो छत पर बैठा था और बकरे के गले में जो घंटी थी वो बड़े जोरों से बज उठी, क्योंकि जो बकरा था उसको एहसास हो गया था गुलदार का। लेकिन जो ठाकुर दत्त जोशी थे उनको गुलदार नजर नहीं आ रहा था और बकरा बड़ी तेजी से हिल रहा था और
रस्सा तोड़ा करके भागने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो उसका अपना घर था, तब भी वो वहां से अपनी जान छुड़ाना चाहता था। और जोशी बड़े ध्यान से आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देख रहे थे, वो टॉर्च नहीं जलाना चाहते थे, इससे जो गुलदार था वो अलर्ट हो सकता था और उसको शिकारियों की उपस्थिति का पता चल सकता था। और पूरे आधे घंटे तक वो जो बकरा था वो ऊधम मचाता रहा और बाद में वो शांत होकर के बैठ गया, जिससे जोशी को इतना पता चल गया कि जो लेपर्ड है वो अब वहां पर नहीं है, यहाँ कहीं दुबक गया है या उसने बकरे को धोखा दे दिया है। दरअसल में लेपर्ड वहां से गया नहीं था, वो वहीं जमीन से चिपक गया था छत पर। और जो बकरा था उसको इस चीज का एहसास नहीं हुआ। और आधे घंटे के बाद अचानक जोशी को ऐसे लगा कि अंधेरे की जो चादर है उसमें जो सफेद रंग का बकरा है वो हवा में उछल गया है। दरअसल में जो लेपर्ड था वो बहुत ही स्पीड से नीचे उतरा और नीचे उतर करके उसने जब बकरे को पकड़ के मारा और मार करके जब उसने जोर का झटका दिया तो उसका जो रस्सा था वो टूट गया। और टूट के बकरे को जब वो लेकर के जो दीवार थी घर की जो 7-8 फीट ऊंची थी उसके ऊपर जब चढ़ने के लिए वो छलांग ले रहा था, तभी उनके द्वारा 315 बोर की राइफल से गोली मारी गई और गोली बिल्कुल ठीक निशाने पर लगी। और गोली लगते ही जो लेपर्ड था वो बकरे के साथ ही नीचे गिर पड़ा। और उसके नीचे गिरने से जो शिकारी दल था उनको ये पूरा आइडिया हो गया था कि वहां पर यहाँ तो गोली बकरे को लगी है या फिर लेपर्ड को लगी है, क्योंकि लेपर्ड 7-8 फीट तो आसानी से इतना वजन लेकर के कूद जाता है। दोस्तों ये जो लेपर्ड होता है उसका जितना अपना वजन होता है उतना वजन लेकर के वो आराम से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, बल्कि उससे डबल वजन को भी लेकर के वो चढ़ जाता है। और अगर बकरे का वजन 30-35 किलो माना जाए तो 50-60 किलो का जो लेपर्ड है वो आसानी से बकरे को ले जा सकता था। लेकिन जब वो नीचे गिर गया तो ठाकुर जोशी ने यह अंदाजा लगाया कि हो ना हो उसको गोली जरूर लगी है या फिर वो डर कर भाग गया है। और जब टॉर्च की रोशनी मारी गई तो आंगन में खून पड़ा हुआ था। खून से ये आइडिया नहीं लग रहा था कि वो बकरे का खून है या वो लेपर्ड का खून है, क्योंकि बकरे के गले में से भी खून निकल रहा था, जो कि वो वूंड थे, वो वाले घाव थे जो लेपर्ड के द्वारा बनाए गए थे। अब उस लेपर्ड की तलाश में बाहर आना खतरे से खाली नहीं था। अगर वो लेपर्ड घायल था तो वो हमलावर भी हो सकता था। इसलिए पूरी रात जो शिकारी दल था वो घर के अंदर ही रहा। और जैसे ही सुबह का उजाला हुआ, जब वो बाहर निकले तो उनको वहां पर लेपर्ड के बाल भी नजर आए। जहां पर लेपर्ड को गोली लगी थी वहां से बाल झड़ करके नीचे गिर गए होंगे और खून का बहुत बड़ा धब्बा भी नजर आया। और उसके बाद में जो खून की लकीर थी वो जो घर का आंगन था उसके गेट की तरफ गई और गेट बंद था, तो वहां से लेपर्ड निकल नहीं पाया। और किसी तरह से उसने जब दूसरी दीवार की तरफ छलांग लगाई तो वो दीवार को पार तो कर गया, लेकिन एक खून की लकीर बनाता गया। और उसके बाद में बाहर आकर के जब उस खून की लकीर का उसका पच्चिन्नों का पीछा किया गया, खून के जो डॉट पड़े हुए थे उनका पीछा किया गया, तो वो जो लेपर्ड था वो वहां से करीब 50-60 गज की दूरी पर जो सीढ़ीदार खेत होते हैं, वो दूसरे नंबर का जो खेत था वहां पर झाड़ियों कोने पे झाड़ियां थी उसके बीच में पड़ा हुआ मिला। और इनको ये आइडिया नहीं था कि ये लेपर्ड मर गया है या जिंदा है, इसलिए पत्थर मार मार कर उसको चेक किया गया और किसी तरह की कोई हरकत नहीं हुई। जब उसके पास गए तो जो लेपर्ड था वो मर चुका था और गोली बिल्कुल उसके गर्दन में लगी थी, जिसने उसको 1 सेकंड में ही उसका काम तमाम कर दिया था। और इस प्रकार ये जो मोले खाल का मैन ईटर जो लेपर्ड था ये जोशी जी के द्वारा मार दिया गया। और ये एक स्वस्थ मेल लेपर्ड था और जो कि अपनी जवानी की अवस्था में था, उसके दांत पंजे सब सलामत थे। और जोशी जी के द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई कि ये जो लेपर्ड था ये रामगंगा नदी में बहकर आने वाली जो डेड बॉडीज हैं उनको खाने का आदी हो गया होगा और उसकी वजह से ये मैन ईटर बन गया होगा। और इस प्रकार इस मैन ईटर लेपर्ड की ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। अब अगली बार मैं कोई नई मैन ईटर लेपर्ड की या मैन ईटर टाइगर की स्टोरी लेकर आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखना मेरे दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम साथियों।